नमस्कार, आप देख रहे हैं केजीएम कक्षा। मैं हूं गजेंद्र कुमार। दोस्तों, आज आपके इम्तिहान की घड़ी आखिर में पूरी हो ही चुकी है। दोस्तों, आज आपने पेपर देख लिया होगा, पेपर दे दिया होगा। उम्मीद करता हूं आपका बहुत ही अच्छा पेपर गया होगा। सब फोड़ के आए होंगे, मेरे शेर हो आप। आपको अब हम सही सटीक उत्तर के बारे में बताएंगे, बायोलॉजी के पेपर को सॉल्यूशन करवाएंगे, जिससे आपको और कंफर्म हो जाएगा कि हाँ, हमारा ये सवाल बिल्कुल सही है। जो हमने पढ़ा था वो कंप्लीट फोड़ के आए हैं हम। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका जेट 2021 का जो बायोलॉजी का पेपर है, उसको बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों, आपके पेपर का अगर लेवल की मैं अगर बात करता हूं तो पेपर का लेवल इजी तो नहीं था, पेपर का लेवल अच्छा लेवल था। लेकिन फिर भी हम आपके जो भी एग्जाम के क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। मेरे पास में जो आपकी सीरीज है, सी सीरीज आई है मेरे पास में, उस सी सीरीज आप क्वेश्चन को देख लेना। क्वेश्चन आपके यार पता है, आपको यार एग्जाम दिया है आप लोगों ने, आपको याद है कि क्वेश्चन कौन से हैं। तो आप लोग जैसे मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं अपने अपने पेपर में उस तरीके से टिक कर लेना, ठीक है दोस्त। अब देखो, स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बायोलॉजी की सी सीरीज थी, उस सी सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन था राइबोसोम का उत्पादन कहां होता है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या था? राइबोसोम का उत्पादन। आपको पता है दोस्तों, राइबोसोम का उत्पादन कहां पे होता है? दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि हमने तो सर ये पढ़ा था राइबोसोम का उत्पादन केंद्रिका में होता है, न्यूक्लियोलस में होता है। लेकिन मेरे यार, न्यूक्लियोलस इसके ऑप्शन में नहीं है। इसके ऑप्शन में पहला कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया है। दूसरा कौन सा है इसमें? न्यूक्लियस यानी केंद्रक है। और तीसरा कौन सा है इसके अंदर? ईआर है। कौन सा है? ईआर है। चौथा लाइसोसोम है, लाइसोसोम। इन चारों में से बताइए कौन सा क्वेश्चन इसमें आंसर होगा? दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया होगा क्या? नहीं होगा। न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन यहां पर तो न्यूक्लियस दिया है। अरे मेरे मित्रों, न्यूक्लियस में ही तो होता है न्यूक्लियोलस। अरे न्यूक्लियोलस कहां पर होता है? न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर ही तो होता है। इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों? न्यूक्लियस ही जाएगा। दूसरा ऑप्शन, दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, टिड्डी कहां अंडे देती है? क्वेश्चन क्या है? टिड्डी कहां अंडे देती है? आपने एग्रीकल्चर में भी पढ़ा होगा और बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा, टिड्डी कहां अंडे देती है। इसके अंदर पहला ऑप्शन है पत्ती पर। अरे पत्ती पर देती है क्या? बिल्कुल पत्ती पर तो नहीं देती है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मिट्टी पर। क्या? मिट्टी पर। तीसरा ऑप्शन है पौधे पर। किस पर? पौधे पर। चौथा ऑप्शन है मिट्टी के अंदर। क्या? मिट्टी के अंदर। अब दोस्तों, आपने मिट्टी के अंदर और मिट्टी के ऊपर इन दोनों में कंफ्यूज हुए होंगे, क्योंकि आपने मिट्टी तो पढ़ा था, टिड्डी कहां पर अंडे देती है? आपने पढ़ा था सर, मिट्टी याद आ रहा है हमारे को, लेकिन मिट्टी के ऊपर देती है कि मिट्टी के अंदर देती है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो दोस्तों, टिड्डी है वो मिट्टी के अंदर, इन द सोइल, मिट्टी के अंदर देती है। क्या? अंडे मिट्टी के अंदर देती है। तीसरा क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या किया आपने? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए दोस्तों मेरे को। तीसरा ऑप्शन है किसने साबित किया कि डीएनए बुनियादी आनुवंशिक सामग्री है? मतलब किसने साबित किया था कि डीएनए बेसिक जेनेटिक मटेरियल है? क्या है दोस्तों? किसने साबित किया? किसने साबित किया कि डीएनए बुनियादी आनुवंशिक संरचना है? कौन सी आनुवंशिक संरचना? बुनियादी आनुवंशिक संरचना है। मेरे दोस्तों, आप मुझे पता है फोड़ के आए हो पेपर को फोड़ के आए हो, बुनियादी आनुवंशिक संरचना है। तो किसने बताया मेरे को बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ किसने बताया, किसने साबित किया कि डीएनए बुनियादी आनुवंशिक संरचना है। दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है। ग्रिफिथ पहला ऑप्शन क्या है? ग्रिफिथ है। पहला ऑप्शन क्या है? ग्रिफिथ। दूसरा ऑप्शन है वाटसन एंड वाटसन। दूसरा ऑप्शन है वाटसन। तीसरा ऑप्शन है क्या है? तीसरा ऑप्शन बॉरी एंड सटन। क्या है?
बोवेरी एंड शटन। और चौथा ऑप्शन दोस्तों हर्शे एंड चेस। चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? हर्शे एंड चेस। हर्शे एंड चेस। आपको दिख रहे होंगे 4 ऑप्शन। किसने साबित किया था कि डीएनए बुनियादी आनुवंशिक संरचना है? मतलब किसने बताया था कि डीएनए एक बेसिक जेनेटिक मटेरियल स्ट्रक्चर है? बेसिक जेनेटिक स्ट्रक्चर है, मतलब डीएनए एक ऐसी संरचना है जो एक आदमी से दूसरे आदमी में परिवर्तित होने वाली है। और दोस्तों आपने अगर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी है तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, इनके एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं। हर्शे और चेस का एक्सपेरिमेंट बताता है कि बुनियादी आनुवंशिक संरचना डीएनए को माना गया है। अरे मेरे लाल इसके अंदर क्या करके आया है तू? हर्शे और चेस इसके अंदर आएगा और मेरे को उम्मीद है तू यही करके आया होगा। दोस्तों उसके आगे वाला क्वेश्चन जो है उसकी मैं अगर बात करता हूं तो वो है फल के प्रकार की अगर मैं बात करता हूं। फल आपने पढ़े होंगे मोर्फोलॉजी में कितने प्रकार के फल पढ़े होंगे, अलग अलग टाइप के फल पढ़े होंगे। उन फलों में अगर हम बात करें, इसका क्वेश्चन है मक्का या गेहूं के फल का प्रकार। तो दोस्तों मेरे को बताओ ये कौन सी फैमिली में आते हैं? मक्का या गेहूं पोएसी फैमिली के सदस्य है। और पोएसी फैमिली के अंदर आपको पता है पोएसी फैमिली में कौन सा फल होता है? कैरियोप्सिस पोएसी के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? मक्का या गेहूं में फल का प्रकार बताइए। मक्का या गेहूं में फल का प्रकार कौन सा है? फल का प्रकार कौन सा है दोस्तों? ये किसके है सदस्य है दोस्तों? ये पोएसी के सदस्य है। किसके सदस्य है? और पोएसी और ग्रेमिनी के अंदर आपको पता है कौन से प्रकार का फल आता है? कैरियोप्सिस। कौन से प्रकार का आता है? कैरियोप्सिस। इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है नट। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, दूसरा ऑप्शन लेग्यूम्स। क्या लेग्यूम्स? अरे लेग्यूम्स तो मटर में पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन, अरे नट किस में पाया जाता है? नट तो बादाम वगैरह में पाया जाता है। लेग्यूम्स किस में पाया जाता है? पी में पाया जाता है। और तीसरी ऑप्शन की अगर मैं बात करता हूं तो तीसरा ऑप्शन है इसका बेरी। क्या है? बेरी। और चौथा ऑप्शन इसका कैरियोप्सिस। क्या है? कैरियोप्सिस। क्या है? और यही इसका सही आंसर होगा दोस्तों। मेरे दोस्तों कैरियोप्सिस इसका सही आंसर होगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं पांचवा क्वेश्चन देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैंने आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था, उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्वेश्चन करवाया था? कई बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गए होंगे। क्या कंफ्यूजन हुआ होगा? उनको कंफ्यूजन हुआ होगा कि सर सेंट्रियोल भी तो होता है, शुक्राणु क्या है? स्तनधारी शुक्राणु के मध्य का टुकड़ा, स्तनधारी शुक्राणु के मध्य का टुकड़ा रखता है। स्तनधारी शुक्राणु के मध्य का टुकड़ा है वो क्या रखता है? क्या रखता है दोस्त? मध्य का टुकड़ा रखता है। स्तनधारी शुक्राणु के मध्य का टुकड़ा रखता है। पहला ऑप्शन ध्यान से सुनना। पहला ऑप्शन क्या है इसके अंदर? पहला ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल। दूसरा ऑप्शन क्या है इसके अंदर? इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है बेटा? न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा ऑप्शन क्या है इसके अंदर? ओनली सेंट्रियोल। ओनली सेंट्रियोल। और चौथा ऑप्शन है दोस्तों ओनली माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? ओनली माइटोकॉन्ड्रिया। इस क्वेश्चन को किस ने सही किया है कमेंट सेक्शन में मेरे को करके बताइए कि किस ने इस क्वेश्चन को सही किया है, कौन सा ऑप्शन किया है। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन आएगा इसके अंदर? स्तनधारी शुक्राणु के मध्य का टुकड़ा रखता है। अरे बेटा शुक्राणु की मैं अगर बात करूं तो आपको मैंने इस तरीके से बताया था कि ये एक एक्रोसोम की परत होती है, एक हेड होता है और उसके बाद में नेक होती है। और इस नेक के बाद में क्या होता है? एक मिडिल पार्ट होता है और मिडिल पार्ट के बाद में एक टेल होती है। इस हेड के अंदर केंद्रक रहता है और यहां पर हमने बताए थे
एक दो सेंट्रियोल रहते हैं, 90 डिग्री के एंगल पर रहते हैं। इस सेंट्रियोल पर कौन रहता है? एक्सोनिमा रहता है। और इसी एक्सोनिमा पर क्या लगे रहते हैं? स्पाइरली माइटोकॉन्ड्रिया लगे रहते हैं। और दोस्तों ये हेड पार्ट है, ये नेक पार्ट है, और ये मिड पार्ट है। ये क्या है? मिड पार्ट। तो मेरे को बताइए मेरे दोस्तों, मिड पार्ट में क्या क्या दिख रहा है आपको? अरे क्या सेंट्रियोल दिख रहा है क्या? सेंट्रियोल तो ग्रीवा यानी नेक पार्ट में आता है दोस्त मेरे, नेक पार्ट में आता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रियोल नहीं आएगा। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, अरे न्यूक्लियस तो कहां पर आ गया? हेड पार्ट में आ गया। ओनली सेंट्रियोल, अरे भैया ये तो किसकी बात कर रहा है? नेक की बात कर रहा है। ओनली माइटोकॉन्ड्रिया, यस दिस इज राइट ऑप्शन। ओनली माइटोकॉन्ड्रिया किसके अंदर आएगा? शुक्राणु के मध्य के टुकड़ा रखता है क्या? ओनली माइटोकॉन्ड्रिया। अरे मेरे लाल, कौन कौन सही करके आया है मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, किसने सही किया है। अरे बता तो किसने सही किया इस क्वेश्चन को। अरे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कई आपके इस तरीके से मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में से आपको बच्चों कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछेंगे, और वही किया इन लोगों ने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन किया। लेकिन मेरे पास में जो बच्चे पढ़े थे उन बच्चों को तो पता लग गया कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो चाहे कैसा भी हो, हम तो सही करके आएंगे। और जो बच्चे मेरे से पढ़ के गए हैं 100% वो बच्चे इस क्वेश्चन को सही करके आए हैं, क्योंकि बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने उनको पढ़ाया था। और फिर भी अगर नहीं करके आए हो तो फिर बेटा, फिर तो किसी भगवान की गलती है, आपकी गलती नहीं है, हैं? अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? स्त्री केसर या जायांग का हिस्सा जो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का कार्य करता है। किसके लिए? पराग के लिए ग्रहणशील संरचना, पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का कार्य करता है, संरचना का कार्य करता है। बताओ मेरे लाडलो, कौन करता है? जायांग का कौन सा हिस्सा पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का कार्य करता है? अरे इस तरीके से आपको पता होगा, इस तरीके से ही तो होती है। और यहीं पर तो आकर के पराग कण सबसे पहले आकर के इकट्ठे होते हैं। तो ग्रहणशील भाग कौन सा होता है? इस भाग का क्या नाम होता है बेटा? इस भाग का नाम होता है वर्तिकाग्र। इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे, पहला ऑप्शन ही क्या था इसका? वर्तिकाग्र। और ये इसका राइट आंसर है। अगर आपने पढ़ा हो तो वर्तिकाग्र, इस तरीके से आपको पता है कि ये जायांग का जो हिस्सा होता है वो पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का कार्य कौन सा हिस्सा करता है? ये पूरा जायांग है। इस जायांग का सबसे ऊपर वाला जो वर्तिकाग्र वाला हिस्सा होता है दोस्तों, वही किसका काम करता है? किसका काम करता है? पराग के लिए ग्रहणशील संरचना का कार्य करता है। और इसके अंदर वर्तिका, अंडाशय और बीजाणु मतलब बीजाणु, अंडाणु और वर्तिका अदर ऑप्शन दिए हुए हैं। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एनिमल टिश्यू का क्वेश्चन है। उत्तक जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, क्या बोल रहा है? उत्तक जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। किससे जोड़ता है बेटा? मांसपेशी से जोड़ता है। उत्तक जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है, कौन सा आएगा इसके अंदर? पहला ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, टेंडन या कंडरा। टेंडन या कंडरा, हिंदी में कहा है इसने कंडरा। दूसरा ऑप्शन है एडिपोज टिश्यू। और आपको पता है कौन सा ऑप्शन इसके अंदर सही होगा लाडलो? उत्तक जो हड्डी को मांसपेशी से जोड़ता है। हमने आपको बताया था कि हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला होता है लिगामेंट। हड्डी को हड्डी से जोड़ने वाला होता है लिगामेंट। इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन इसका वसा उत्तक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? वसा उत्तक है। और तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों इसका तीसरा ऑप्शन हिंदी में तो कहा है इसने क्या? अस्थि मिस प्रिंटिंग है दोस्तों। इंग्लिश की तरफ झांको, पड़ोस में झांको, पड़ोसियों की तरफ झांको। पड़ोस में दिया हुआ क्या? लिगामेंट। क्या बेटा? लिगामेंट। और चौथा क्या दिया हुआ है? चौथा दिया है फाइब्रस टिश्यू या रेशेदार उत्तक।
रेशेदार उत्तक। अरे मेरे लाडले, आपको पता है कि जो लिगामेंट होता है ये किसको जोड़ता है? बोन टू बोन। किसको? बोन टू बोन, मतलब अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। और जो कंडरा होता है दोस्त, ये कंडरा जोड़ता है बोन टू मसल्स। बोन टू मसल्स। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? टेंडन होगा, टेंडन या कंडरा। लेकिन आपको इस क्वेश्चन में आप ये नहीं कह सकते हो कि सर इसने हिंदी में गलत दिया था, क्योंकि आपको उससे क्या मतलब था? हिंदी में जो सही आंसर था उसको तो सही दिया था ना इसने। अरे बेटा, टेंडन को तो कंडरा ही दिया था ना इसने, टेंडन को तो अस्थि नहीं दिए ना। समझ में आ रही है बात? अब क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन 8 था, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी थी? बेटा पहली ट्रांसजेनिक फसल आपको पता है कौन सी है? पहली ट्रांसजेनिक फसल तंबाकू है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? पहली ट्रांसजेनिक फसल, पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है बेटा? बेटा आपको पता है टोबैको। कौन सी है? टोबैको। और ये इससे सवाल सिंपल सवाल और कोई सा नहीं हो सकता है आप लोगों के लिए। तंबाकू है जो पहली ट्रांसजेनिक फसल थी। इसके अंदर 4 ऑप्शन दिए हैं, मटर, सन, तंबाकू और कपास। थर्ड ऑप्शन है तंबाकू। टोबैको इज राइट आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा। अरे दोस्तों समझ में आ रही है क्या बात? अरे बोलो यस और नो। अरे सही करके आए हो ना? अरे फोड़ के आए हो ना यारो? अरे मेरे लाडलो, मेरे शेरो, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। आपने अगर दिल से मेहनत की है, ईमानदारी से मेहनत की है, तो आपको सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। पेपर को देखते हुए लगता नहीं है कट ऑफ ज्यादा जाएंगे। बच्चे भी कम बैठे थे, पेपर भी थोड़ा अच्छे लेवल का था। तो आपको अगर सवाल ज्यादा सही नहीं हो रहे हैं तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बहुत अच्छे नहीं हो पा रहे हैं, आपके 350 नहीं बन पा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेक्शन होगा आपका। संयम रखो आप, ठीक है दोस्तों। आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 है, एक युग्मक में निम्नलिखित में से कौन सा होता है? बोल रहा है युग्मक में क्या होता है? युग्मक में क्या होता है? युग्मक में क्या होता है? अरे दोस्तों युग्मक में क्या होता है? पहला ऑप्शन है एक ही जीन के दोनों एलील्स। अरे एक ही जीन के दोनों एलील्स कैपिटल टी थोड़ी होगा यार, एक ही युग्मक में एक ही तो होगा। तो इसका दूसरा ऑप्शन क्या है? जीन का केवल एक एलील। पहला ऑप्शन क्या है? जीन के दोनों एलील, एक जीन के दोनों एलील। क्या ये बात सही होगी क्या? अरे एक जीन के दोनों एलील का मतलब हो गया कैपिटल टी दोनों ही एक युग्मक में, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन इसके अंदर दिया हुआ है जीन का केवल एक एलील। क्या? जीन का केवल एक एलील, जीन का केवल एक एलील, जीन का केवल एक एलील। बिल्कुल यही सही ऑप्शन होगा, बिल्कुल सही ऑप्शन यही होगा। तीसरा ऑप्शन है एक जीन के सभी एलील। अरे सभी एलील कैसे हो सकते हैं? एक ही तो एलील होता है, एक जीन का केवल एक एलील एक युग्मक में होता है, दूसरा एलील दूसरे युग्मक में होगा। तो सभी एलील तो नहीं हो सकते हैं, कोई एलील नहीं। चौथा ऑप्शन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, जीन का केवल एक एलील। उसके बाद में दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, कपास बोलवर्म के खिलाफ परजीवी के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? क्या? कपास बोलवर्म के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कपास बोलवर्म के खिलाफ परजीवी के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है? कौन सा कार्य करता है? दोस्तों इसके अंदर पहला ऑप्शन दिया गया है ट्राइकोडर्मा। पहला ऑप्शन दिया गया है क्या? ट्राइकोग्रामा।
ट्राइकोग्रामा। और आपको अगर इकोनॉमिक बॉटनी आपने पढ़ी होगी तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि जो कपास बोलवर्म आता है उसके खिलाफ जो पैरासाइटिक के रूप में, परजीवी के रूप में काम करने वाला जो पैरासाइटिक है उसका नाम क्या होता है? ट्राइकोग्रामा। यही इसका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही ऑप्शन है, ट्राइकोग्रामा। इसके आगे के ऑप्शन दिए गए हैं, सेकंड ऑप्शन दिया गया है टेलिनोमस, तीसरा ऑप्शन है कुचिलनेला, चौथा ऑप्शन है हेलिकोवर्पा। ये तीनों ऑप्शन आगे वाले गलत है, पहला ऑप्शन ही सही होगा जिसका नाम है क्या? ट्राइकोग्रामा। अरे सही करके आए हो ना, फोड़ के आए हो ना मेरे दोस्तों, फोड़ के आए होंगे आप। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। 11वां क्वेश्चन देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अमीबा में कौन सा, अमीबा, अरे यार अमीबा तो देखा पहचाना लग रहा है। अमीबा में कौन सा पोषण होता है बेटा? कौन से पोषण का प्रकार है? कौन सा पोषण है अमीबा में? कौन सा पोषण है आपको पता है तो मैंने आपको बताया था कि जो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, इस हेट्रोट्रोपिक के अंदर भी एक टाइप का न्यूट्रिशन होता है, निगल के खाने वाले जंतु होते हैं जिनको होलोजोइक न्यूट्रिशन बोला जाता है, जो जंतुओं में होता है। बेसिकली अमीबा जंतु नहीं होता है, लेकिन अमीबा के लक्षण जंतु के जैसे हैं, इसलिए अमीबा का पोषण भी कैसा होगा? होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होगा। हेट्रोट्रोपिक विषम पोषी पोषण के अंदर निगल के खाता है अमीबा। अमीबा अपने शरीर के चारों तरफ से निगल करके खाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? होलोजोइक। इसका पहला ऑप्शन कौन सा होगा? पहला ऑप्शन ही दिया गया है क्या? होलोजोइक। होलोजोइक का मतलब होता है निगलने वाले, निगलना, निगल करके खाने वाले जो जीव होते हैं उनको पोषण को बोला जाता है होलोजोइक। और यही दोस्तों इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? अमीबा वाले क्वेश्चन के बाद में 3 ऑप्शन और दिए गए हैं इसमें। परजीवी है, सेप्रोबिक है और होलोफाइटिक है। तीनों ऑप्शन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन होलोजोइक इज राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की अगर मैं बात करता हूं तो प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी हो या फिर आपने ट्रांसपोर्ट इन वाटर में पढ़ा हो प्लाज्मोडेस्माटा, वहां पर इन 2 चैप्टर्स में हम पढ़ाते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। पहला ऑप्शन है आसंजी कोशिकाओं के बीच में संबंध। पहला ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर क्या? आसंजी कोशिकाओं के बीच में संबंध। और दोस्तों यही इसका सही आंसर होगा, आसंजी कोशिकाओं के बीच में संबंध ही तो होता है। अरे प्लाज्मोडेस्माटा क्या होती है? 2 पास वाली जो कोशिकाएं होती है वो एडेरिंग जंक्शन जो बना के करके रखती है, उनके बीच में जो संबंध होता है उसी को तो बोला जाता है प्लाज्मोडेस्माटा। आसंजी कोशिकाओं के बीच में संबंध, जो पहला ऑप्शन है वही इसका सही आंसर होगा। अरे दोस्तों सही करके आए होंगे आप ये भी क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो देखते हैं एक बार। आप इस चीज को, इतने क्वेश्चन तो आपको पता ही लग गए कि कौन सा इसके अंदर सही ऑप्शन आएगा। उसके बाद में मैं बात करता हूं। अगला ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, और अगर आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेरे से बहुत अच्छे से पढ़ा था, जिसने ध्यान दिया था, उसका तो सवाल ये सही हो गया होगा। पहले मैंने क्वेश्चन करवाया भी था ये कि इस तरीके के क्वेश्चन बेटा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कई बार एग्जाम में आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और देख लो आज वही क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। 13वां क्वेश्चन है, 40 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए आवश्यक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? 40 स्पर्मेटोजोआ। 40 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए आवश्यक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, आवश्यक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बताइए दोस्तों। हमने आपको बताया था जो गैमेटोजेनेसिस के अंदर पहला स्पर्मेटोजेनेसिस बताया था, उसके अंदर मैंने कहा था ग्रोथ फेज के बाद में आकार बढ़ा करके कौन बनती है? एक 2n कोशिका बनती है जिसका नाम होता है क्या? प्राइमरी, क्या होता है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसके ऑप्शन देख लो, इसके ऑप्शन है 20, 40, 200, 400। पहला ऑप्शन है 20, दूसरा ऑप्शन है 40, तीसरा ऑप्शन है 200, चौथा ऑप्शन है 400। तो इसका सवाल का हल देखिए,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हम कहते हैं म्यूसिस फर्स्ट होती है और 2 क्या बनते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और एक एन होता है, ये भी एक एन होती है सिंगल, मतलब ये डिप्लॉइड थी और ये हैप्लॉइड, जिसको क्या बोलते हैं अपन, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपको पता है म्यूसिस सेकेंड करती है और क्या बना लेती है, स्पर्मेटिड, क्या बना लेती है, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड, मतलब ये क्या है, स्पर्मेटिड। और इन स्पर्मेटिड से ही आपको पता है क्या बनते हैं, स्पम, स्पम, क्या बनते हैं, स्पम बनते हैं, ये एन, ये एन, ये एन, ये एन, मतलब एक स्पर्मेटिड से बन रहा है एक स्पम, क्या, स्पम या स्पर्मेटोजोआ इसी को बोला जाता है। तो एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं और दोनों स्पर्मेटिड से 2 स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, मतलब एक स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। तो ये कह रहा है आपके पास में 40 है, 40 कौन है, स्पर्म है, तो ये कितने होने चाहिए, अरे ये कितने होने चाहिए, 20 होने चाहिए, और फर्स्ट ऑप्शन इज 20 करेक्ट ऑप्शन। अरे समझ में आ गई क्या बात। ये सवाल मैंने करके भी बताया था आपको किस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, और जो बच्चे पढ़ के गए थे क्लास में भी ध्यान से सुन लिया था जिस बच्चे ने, उसको तो ये पता लग ही गया होगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सबसे सस्ती उच्च ऊर्जा वाली फसल, भारत की सबसे सस्ती उच्च ऊर्जा वाली फसल, इकोनॉमिक बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ये चीज आप पढ़ लीजिए, इसके अंदर आएगा केला, भारत की सबसे सस्ती ऊर्जा वाली। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सबसे सस्ती और उच्च ऊर्जा वाली जो फसल है उस फसल का नाम क्या है दोस्तों, उस फसल का नाम है केला। सस्ती और उच्च ऊर्जा वाली फसल, पहला ऑप्शन है केला, यही इसका सही ऑप्शन है। देखो दोस्तों ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको अब ये चीजें पढ़ने वाली है, तो ये बिल्कुल इनके ऑप्शन के आंसर बता देता हूं, और जो समझाने वाली चीजें होंगी वो समझा रहा हूं मैं। इसके अंदर देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की सबसे सस्ती उच्च ऊर्जा वाली जो फसल है उसका सही आंसर होगा केला होगा। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, कुछ संवहनी पौधे बीज पैदा करते हैं लेकिन फल नहीं, वे समूह से संबंधित है। भाई ये कह रहा है कि कुछ संवहनी ऐसे पौधे होते हैं जो क्या पौधे बीज तो पैदा करते हैं लेकिन फल पैदा नहीं करते हैं। और दोस्तों आपको पता हो तो इन्हीं पौधों को क्या बोला जाता है, इन्हीं पौधों को बोला जाता है जिम्नोस्पर्म अनावर्त बीजी। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 15 पेपर में देखते रहिए आप, कुछ संवहनी पौधे बीज पैदा करते हैं लेकिन फल नहीं, वे समूह से संबंधित है। उस समूह का नाम है जो बीज पैदा करे, बीज पैदा करे लेकिन फल नहीं, तो उसको बोला जाता है, कौन से होते हैं वो, जिम्नोस्पर्म होते हैं बेटा, जिम्नोस्पर्म। कौन से होते हैं, जिम्नोस्पर्म, या इसको बोला जाता है क्या, अनावर्त बीजी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जिम्नोस्पर्म आर करेक्ट ऑप्शन। 16वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मेटामेरिज्म। अरे मेटामेरिज्म किसके अंदर होती है, पढ़ा था ना एनिमल किंगडम में। मेटामेरिज्म का मतलब होता है कि अगर शरीर खंडित अवस्था में हो जाता है उसको कहा जाता है क्या, मेटामेरिज्म। और वो किस में होती है, एनेलिडा में होती है, आर्थ्रोपोडा में होती है। लेकिन यहां पर ऑप्शन में क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, ओनली एनेलिडा दिया गया है, ओनली एनेलिडा दिया गया है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एनेलिडा। ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, सेकंड नंबर है एनेलिडा। मेटामेरिज्म किस में पाई जाती है, एनेलिडा में पाया जाता है। 17वां ऑप्शन है ओपेरोन का एक जीन जो एक प्रतिकारक प्रोटीन को संश्लेषित करता है। प्रतिकारक प्रोटीन का मतलब है रिप्रेसर प्रोटीन, मतलब ओपेरोन सिद्धांत अगर आपने पढ़ा होगा, ओपेरोन का जो मॉडल पढ़ा होगा आपने,
तो उसके अंदर हम बताते हैं कि जो एक जीन जो रिप्रेसर प्रोटीन को संश्लेषित करने वाली जीन होती है, रिप्रेसर प्रोटीन को संश्लेषित करने वाली जीन ओपेरोन में रिप्रेसर प्रोटीन को संश्लेषित करने वाली जीन होती है, उसको कहा जाता है दोस्तों रेगुलेटर। क्या कहा जाता है? रेगुलेटर जीन। और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है रेगुलेटर जीन। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन आर करेक्ट ऑप्शन रेगुलेटर जीन। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्तों। सलजम का खाने योग्य हिस्सा होता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? सलजम का खाने योग्य हिस्सा। सलजम का खाने योग्य हिस्सा। अरे बताइए खाने योग्य हिस्सा इसका क्या होता है? अरे जड़ का ही तो होता है। ये इसका खाने योग्य हिस्सा क्या होता है? जड़ होती है। लेकिन जड़ तो दो दे दी इसमें। पहला ऑप्शन दे दिया आपको क्या? मूसला जड़। सॉरी, पहला ऑप्शन आपको दे दिया इसमें रूपांतरित जकड़ा जड़, और दूसरा ऑप्शन दे दिया इसमें रूपांतरित मूसला जड़। तो रूपांतरित जकड़ा जड़ होगी या रूपांतरित मूसला जड़ होगी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों रूपांतरित मूसला जड़। जो अरे यार ये सलजम होता है, मूसला जड़ का रूपांतरण होता है। आपको पता हो तो, आपने अगर मोर्फोलॉजी के अंदर पढ़ा हो ये चीज, तो मूसला जड़। कौन सी जड़? मूसला जड़। रूपांतरित मूसला जड़ इसका सही आंसर होगा बेटा। कौन सा? रूपांतरित मूसला जड़, जकड़ा जड़ नहीं। अरे दो ऑप्शन तो पहले ही कट गए। आधार और तना तो ये तो होगा नहीं। कौन कौन से हो सकते हैं? रूपांतरित जकड़ा जड़ और मूसला जड़ में कंफ्यूज हुए होंगे। इसका सही ऑप्शन होगा मूसला जड़। मूसला जड़ का रूपांतरण होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कई बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। केंचुए का क्लाइटेलम। केंचुए का क्लाइटेलम। अरे बेटा बताइए केंचुए का क्लाइटेलम कौन से खंड में होता है? केंचुए का क्लाइटेलम कौन से खंड है? बताइए बताइए कौन से, इसमें कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? पहला ऑप्शन 12 13 14, दूसरा ऑप्शन 13 14 15, तीसरा ऑप्शन 14 15 16 और चौथा ऑप्शन 15 16 17। तो इसका तीसरा ऑप्शन जो कौन सा है? 14 15 और 16। इन तीन खंडों के अंदर क्लाइटेलम जो केंचुए के अंदर पाया जाता है वो कौन कौन से खंड है? 14 15 16। और ये कौन सा ऑप्शन है आपके सी वाले में? तीसरा ऑप्शन मैच करता है। ये आपका आंसर है। आपकी कोई सी भी सीरीज हो उससे मैच करवा लीजिए। 14 15 16 इसका सही आंसर आएगा। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 20, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? स्टोमेटा, पौधे के अंदर, पौधे में जो स्टोमेटा होते हैं, पौधे में स्टोमेटा खुलने का कारण, स्टोमेटा खुलने का कारण बताइए। इसने बहुत अच्छा सवाल किया है। स्टोमेटा खुलने का कारण अगर आपने पढ़ा हो तो हम बताते हैं कि जो पोटेशियम आयन होते हैं। अब आपने यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं। देखो दोस्तों, पौधे में स्टोमेटा खुलने का कारण है। पहला ऑप्शन दिया है H+ आयनों का प्रवाह, दूसरा ऑप्शन है K+ आयन का स्राव, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम आयन का प्रवाह, और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम आयन यानी K+ यानी पोटेशियम आयन का प्रवाह। अब प्रवाह क्या होता है, स्राव क्या होता है, इसमें आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। आपको इतना तो पता है कि सर हमने पोटेशियम पढ़ा था, लेकिन पोटेशियम का प्रवाह होगा या पोटेशियम का स्राव होगा? स्राव को बोला जाता है इफ्लक्स, यानी स्राव का मतलब होता है वहां से निकलना, वहां से निकलना। और इनफ्लक्स, प्रवाह का मतलब होता है इनफ्लक्स। तो स्टोमेटा जो खुलते हैं उस वक्त आपको पता हो तो पोटेशियम आयन है, पोटेशियम आयन का क्या होता है? इनफ्लक्स होता है। क्या होता है? इनफ्लक्स। इनफ्लक्स का मतलब प्रवाह। इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, पोटेशियम आयन का इनफ्लक्स या प्रवाह। अगला ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन, रूट प्रेशर इज ड्यू टू, रूट प्रेशर या जड़ दाब या मूल दाब किस कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 21। अरे बेटा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है? मूल दाब। मूल दाब, रूट प्रेशर। अरे मूल दाब किसके कारण होता है? अधिक सक्रिय, किसके कारण होता है? सक्रिय अवशोषण। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन कौन सा ऑप्शन है? निष्क्रिय अवशोषण दिया गया, सक्रिय अवशोषण दिया गया, वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि और प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि। तो बेटा सक्रिय अवशोषण, अधिक सक्रिय अवशोषण और वाष्पोत्सर्जन में कमी के कारण, अगर यहां पर कमी दे देता वाष्पोत्सर्जन में तो वो भी सही ऑप्शन होता, लेकिन यहां पर वाष्पोत्सर्जन में वृद्धि दी है तो ये गलत हो गया। तो इसके अंदर क्या क्या होगा? अधिक सक्रिय अवशोषण तथा वाष्पोत्सर्जन में कमी। मूल दाब के कारण क्या है? अधिक
सक्रिय अवशोषण, अधिक सक्रिय अवशोषण व वाष्पोत्सर्जन में कमी, वाष्पोत्सर्जन में कमी, वाष्पोत्सर्जन में कमी के कारण ये मूलदाब होता है। आगे देखो दोस्तों, इतने चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आपने इतने सवाल सही किए होंगे, मेरे को उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से फोड़ के आएगा। अरे बताओ क्या हो रहा है, कैसे सही भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अरे लाइव चैट चल रहा है, बता तो दो, शेयर करो सेशन को। जो भी बच्चे एग्जाम दे के आए हैं उन सबको ये सेशन शेयर करो। आपको गारंटी देता हूं कि इस सेशन के जो भी सवाल हम बता रहे हैं वो पूरे सही होंगे। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर अपन ने देख लिए 21, इसके बाद में 22 क्वेश्चन नंबर है, एंटीबायोटिक टेरामाइसिन किससे प्राप्त की जाती है? इसके 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? एंटीबायोटिक टेरामाइसिन, एंटीबायोटिक टेरामाइसिन, ये एंटीबायोटिक टेरामाइसिन है, एक स्ट्रेप्टोमाइसिस की स्पीसीज होती है, उनसे प्राप्त की जाती है। लेकिन इसने स्ट्रेप्टोमाइसिस की 3 स्पीसीज दे रखी है। इसकी पहली स्पीसीज दी है एंटीबायोटिक टेरामाइसिन किससे प्राप्त की जाती है, जिसमें पहला ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिस वेनेजुएली और चौथा ऑप्शन है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। इसका सही आंसर सेकंड ऑप्शन है स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस, स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस। सेकंड ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिस रेमोसस इज करेक्ट आंसर। किसका? एंटीबायोटिक टेरामाइसिन किससे प्राप्त की जाती है? ये आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने ये सवाल नहीं पढ़ा है, तो बहुत से बच्चों के ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से गलत हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 23 इसका है, कोशिका झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल प्रस्तावित किया गया था। अरे यार बहुत ही सिंपल सवाल था। क्वेश्चन नंबर 23, द्रव मोजेक मॉडल सिंगर और निकोलसन ने किया था ना, कोशिका झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल। किसका? कोशिका झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल किसने दिया था? इसका पहला ऑप्शन दिया गया है रॉबर्टसन, नहीं। दूसरा ऑप्शन है डेनियली, नहीं। डेनियली एंड डेविसन नहीं होगा इसमें। तीसरा ऑप्शन है सिंगर एंड निकोलसन, यही उसका सही आंसर है। क्या? सिंगर एंड निकोलसन। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है इसका, इसलिए ये सवाल आ गया है। वैज्ञानिकों के नाम ज्यादातर वही आपके सवाल में आते हैं जो एनसीईआरटी या आपकी जो भी बुक है उसमें दिए गए हों। तो सिंगर एंड निकोलसन ने कोशिका झिल्ली का द्रव मोजेक मॉडल दिया था। द्रव मोजेक मॉडल का मतलब वो जैसे कि आधे डूबे रहते हैं और आधे रसगुल्ले की तरह, रसगुल्ले और चाशनी के बारे में समझाया इसने। उसी हिसाब से जैसे रसगुल्ला और चाशनी का संबंध होता है, उसी हिसाब से कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका झिल्ली में मैंने आपको बताया था क्या क्या होते हैं। प्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, और उनके अंदर ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, बाहरी प्रोटीन, आंतरिक प्रोटीन, वो सब बताई थी। उसके हिसाब से आपने अगर सिंगर और निकोलसन करके आए हो तो सही आंसर होगा इसका। ठीक है दोस्तों, आगे की बात करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 24 कौन कौन सही करके आया है? सवाल मेरे को बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 कौन कौन सही करके आया है? रक्त जमावट का मतलब है ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया कितने चरणों में विभाजित किया गया है? कितने चरणों में? मतलब ब्लड क्लोटिंग की प्रक्रिया के, रक्त जमावट की प्रक्रिया में कितने चरण है? रक्त जमावट का मतलब है क्या है? मतलब इसका ब्लड क्लोटिंग। और आपको पता है, आपको बताया था मैंने, तीनों चरण में स्पेशली समझाया था कि ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस होती है
3 चरणों में संपन्न होती है। पहले चरण के बारे में बताया था कि प्लेटलेट से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकलती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज बनाती है, और थ्रोम्बोकाइनेज से प्रोथ्रोम्बाइनेज, प्रोथ्रोम्बाइनेज से फाइब्रिन बनके 3 चरण में पूरी होती है। कितने चरण होते हैं? अरे ब्लड क्लोटिंग के कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। बिल्कुल अलग से स्पेशल नोट लगा के और लाइन लिखवाई थी मैंने कि ये इसमें कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं, क्योंकि वो जमाना गया दोस्तों जब बिल्कुल सीधे सिंपल क्वेश्चन आएंगे, लाइन टू लाइन आएंगे। ऐसा नहीं होता है। उसने थोड़ा सा आपका जो आईक्यू है उसको पहचानना चाह रहा है, ये एग्जामिनर आपके आईक्यू को पहचानना चाह रहा है कि उसके अंदर 3 चरण होते हैं। आपको ये चीज भी पता है या नहीं है, या फिर आपने डायरेक्ट वो स्टेप रट रखे हैं, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। उसमें कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। इसका ऑप्शन देख लेना दोस्तों, कौन सा होगा। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4, चौथा ऑप्शन है 5। इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, 3 चरण, 3 स्टेप्स, 3 चरण। ठीक है। उसके बाद में 25वां क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? स्यूडोमोनास रूबिलिनेंस, लाल धारी वाली बीमारी। अरे यार लाल धारी वाली बीमारी तो पता है आपको। लाल धारी बीमारी किसमें होती है? अरे लाल धारी किसमें होती है? लाल धारी वाली बीमारी गन्ने में होती है। आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हो ये चीज, तो बायोलॉजी में भी पढ़ते हो। इसका सही ऑप्शन चौथा ऑप्शन गन्ना आएगा। स्यूडोमोनास रूबिलिनेंस लाल धारी वाली बीमारी का कारण बनता है गन्ना। भाई ये किसका कारण बनता है? ये गन्ना कारण नहीं बनता। गन्ने के अंदर लाल धारी वाली बीमारी का कारण ये बनता है स्यूडोमोनास रूबिलिनेंस। अब क्वेश्चन नंबर 26 है प्लीम्यूल। क्वेश्चन नंबर 26 है प्लीम्यूल। अरे प्लीम्यूल को आवृत कौन करता है? प्लीम्यूल को आवृत, प्लीम्यूल को सुरक्षात्मक आवरण कौन प्रदान करता है? अरे बेटा प्लीम्यूल को सुरक्षात्मक आवरण हमने बताया था, एक होता है प्लीम्यूल, एक होता है रेडिकल। प्लीम्यूल को कोलियोप्टाइल, कौन सा? कोलियोप्टाइल, और रेडिकल को कोलियोराइजा। एक होता है प्रांकुर, एक होता है, अब आपके ये समझ में नहीं आ रहा हो तो हिंदी में बता देता हूं। अब क्या करोगे? एग्जामिनर ने तो प्रांकुर मूलांकुर लिखा ही नहीं, वहां पर क्या करोगे आप? वहां पर सीधा क्या लिखा है? प्लीम्यूल। तभी तो बोलता था इंग्लिश पढ़ लो, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ लो। वहां पर लिखा हुआ है क्या? प्लीम्यूल। प्लीम्यूल को सुरक्षात्मक आवरण किसके द्वारा ढका रहता है? तो उसके अंदर पहला ऑप्शन है कोलियोराइजा। बेटा कोलियोराइजा तो रेडिकल को ढकता है। रेडिकल होता है ना एक रेडिकल, उसको कौन रखता है? कोलियोराइजा। अरे हाँ, प्लीम्यूल को तो कौन आवृत करता है? कोलियोप्टाइल। और रेडिकल जो होता है उसको कौन करता है दोस्तों? कोलियोराइजा करता है। इसके अंदर पहला ऑप्शन है कोलियोराइजा, वो नहीं होगा। प्लीम्यूल के बारे में पूछा है तो कौन सा सही होगा? तीसरा ऑप्शन कोलियोप्टाइल। और इसके बाद में स्कूटेलम होता है, स्कूटेलम तो होगा ही नहीं इसमें, टैगमैन स्कूटेलम। तो आप कंफ्यूज हुए होंगे कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा में, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? कोलियोप्टाइल होगा। कोलियोप्टाइल किसको करता है? प्लीम्यूल को करता है। और रेडिकल को कौन करता है? कोलियोराइजा करता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, किसको विशाल मधुमक्खी कहा जाता है? अरे विशाल मधुमक्खी एपिस डोरसेटा होता है, एपिस मेलिफेरा होता है, एपिस फ्लोरिया होता है, एपिस इंडिका होता है। एपिस डोरसेटा है जो सबसे बड़ी मक्खी होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है विशाल मधुमक्खी। अरे बेटा विशाल मधुमक्खी कौन सी होती है? विशाल मधुमक्खी और सबसे छोटी मधुमक्खी के बारे में आपने पढ़ा होगा। विशाल मधुमक्खी और छोटी मधुमक्खी। विशाल मधुमक्खी कौन सी होती है? एपिस डोरसेटा। एपिस डोरसेटा, डोरसेटा। और सबसे छोटी मधुमक्खी होती है, इसके अंदर विशाल मधुमक्खी के 4 ऑप्शन दिए गए हैं। विशाल मधुमक्खी के बारे में पूछा है, पहला ऑप्शन दिया इसने एपिस डोरसेटा, ये इसका सही ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दिया एपिस मेलिफेरा। तीसरा ऑप्शन एपिस फ्लोरिया। और बेटा एपिस फ्लोरिया सबसे छोटी लिटिल ये होती है, मधुमक्खी होती है। ठीक है। एपिस इंडिका जो कि अपनी नॉर्मल फिश मक्खी होती है उसको बोला जाता है।
अगला ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर कौन सा सवाल सही होगा? लाइकोपर्सिकम इस एस्कुलेंटम में होता है। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम क्या होता है रे? अरे एग्रीकल्चर पढ़ते हो, टमाटर के बारे में तो पढ़ा होगा। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम, टमाटर जिसके अंदर क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम। और इस लाइकोपर्सिकम एस्कुलेंटम के अंदर क्या पाया जाता है? ये एक क्या है? अरे ये क्या होता है? ये टमाटर की स्पीसीज है, ये टमाटर है। तो इसके अंदर कौन पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड। कौन? एस्कॉर्बिक एसिड। तीसरा ऑप्शन एस्कॉर्बिक एसिड इज राइट ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं अपन। अगर 29 नंबर की, तो द्विपद नामकरण संदर्भित करता है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? बाइनोमियल वर्गीकरण के बारे में बात कर रहा है। द्विपद नामकरण में क्या संदर्भित करता है? अरे द्विपद नामकरण क्या बताता है दोस्तों? द्विपद नामकरण कहता है, पहला ऑप्शन दे रखा है इसने, एक प्रजाति के दो नाम। नहीं, द्विपद नामकरण एक प्रजाति के दो नाम नहीं बताता है, एक ही नाम बताता है। दूसरा ऑप्शन है एक प्रजाति का एक विशिष्ट और एक स्थानीय नाम। बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं होता है, विशिष्ट नाम अलग होता है, स्थानीय नाम अलग होता है। तीसरा ऑप्शन है एक ही प्रजाति के नाम के दो शब्द। बिल्कुल ये बात सही है, एक प्रजाति के नाम के दो शब्द। तीसरा ऑप्शन क्या है? एक प्रजाति के नाम के दो शब्द। तीसरा ऑप्शन इसका जो है राइट है। ठीक है दोस्तों, एक प्रजाति के नाम के दो शब्द बताता है द्विपद नामकरण। जो वर्गीकरण प्रणाली है ना द्विपद नामकरण, बाइनोमियल, वो कितने? एक ही प्रजाति के दो शब्द के बारे में बताता है। क्वेश्चन नंबर 29 तक हमारा पेपर सॉल्यूशन हो चुका है। उसके बाद में बात करते हैं हम अपन क्वेश्चन नंबर 30 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, पानी संवहन प्रणाली किसमें पाया जाता है? अरे बेटा एनिमल किंगडम पढ़ा था क्या आपने? एनिमल किंगडम के अंदर इकाइनोडर्मेटा पढ़ा था क्या? अरे कोर्डेटा का सबसे आखिरी में पढ़ते हैं अपन इकाइनोडर्मेटा। अरे पोरीफेरा से स्टार्ट करते हैं। पोरीफेरा सिलेंट्रेटा प्लेटी एलमंथीज एस्केलमंथीज, सॉरी पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टिनोफोरा प्लेटी एलमंथीज एस्केलमंथीज, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का इकाइनोडर्मेटा हेमिकोर्डेटा। तो जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं सेकंड लास्ट, नॉन कोर्डेट्स का जो सेकंड लास्ट संघ होता है उसका नाम होता है इकाइनोडर्मेटा। और उसकी विशेषता होती है उसके अंदर पानी संवहन प्रणाली मतलब वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। वाटर वस्कुलर जल परिवहन तंत्र, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? वाटर संवहन प्रणाली, पानी संवहन प्रणाली, पानी संवहन प्रणाली, वाटर वस्कुलर, पानी संवहन प्रणाली, वाटर वस्कुलर सिस्टम इसको कहा जाता है। ये किसमें पाया जाता है बेटा? ये पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा, अरे इकाइनोडर्मेटा नॉन कोर्डेट्स का सेकंड लास्ट संघ होता है ना, उसको बोला जाता है। इकाइनोडर्मेटा की विशेषता होती है दोस्तों, एनिमल किंगडम में आपने पढ़ा होगा। इकाइनोडर्मेटा की विशेषता क्या होती है कि उसमें वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, पानी का संवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करूं मैं अगर बिना निषेचन के फल के विकास को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? बिना निषेचन के फल का विकास, बिना निषेचन के फल का विकास। इसका पहला ऑप्शन क्या है? पार्थेनोजेनेसिस। अरे पार्थेनोजेनेसिस क्या बताया था मैंने? पार्थेनोजेनेसिस के बारे में मैंने ये बताया था कि अगर बिना निषेचन के अंडाणु, अगर अंडाणु बिना निषेचन के नया जीव बढ़ा लेता है उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और अगर बिना निषेचन के फल का निर्माण हो रहा है, किसका निर्माण हो रहा है? फल का निर्माण, तो उसको बोला जाता है पार्थेनोकार्पी। क्या? पार्थेनोकार्पी। अरे बेटा समझ में आ रही है क्या? पार्थेनोकार्पी बोला जाता है। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है अंडाणु का बिना निषेचन के नए ऑर्गेनिज्म में बदलना। ठीक है दोस्तों,
तो वो अब जूलॉजी के अंदर बात करते हैं पार्थेनोजेनेसिस की, और बोटनी के अंदर जो फल का निर्माण हो रहा है बिना निषेचन के उसको बोला जाता है क्या, पार्थेनोकार्पी बोला जाता है। अरे बोल बेटा समझ में आ गया क्या? अरे कुछ सही करके आए हो या ऐसे ही आ गए उठ के? अरे बताओ बताओ क्या करके आए हो इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं अपन अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। इसके अंदर बोल रहा है खपरा बीटल किसका कीट है? खपरा बीटल किसका कीट है? संग्रहित भोजन इसके अंदर सही लास्ट ऑप्शन आएगा, खपरा बीटल। खपरा बीटल किसका कीट है? खपरा बीटल किसका कीट है? इसका सही ऑप्शन आएगा क्या? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन अंकुर, दूसरा ऑप्शन खड़ी फसल, तीसरा ऑप्शन बेल के पौधे और चौथा ऑप्शन संग्रहित भोजन। इसका सही ऑप्शन है संग्रहित भोजन। चौथा ऑप्शन इसका सही ऑप्शन होगा। क्या करके आए हो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ मेरे को। अरे क्या करके आए हो? इसका खपरा बीटल किसका कीट है? संग्रहित भोजन है, इसका ऑप्शन आएगा। उसके बाद में 33 की बात करते हैं। 33 प्राकृतिक प्रणाली का वर्गीकरण किस पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? अगर आपने वर्गीकरण वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उसके अंदर पहले ही चैप्टर की एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, उसका पहला पेज है। उस पहले पेज में कहा जाता है प्राकृतिक प्रणाली का वर्गीकरण, नेचुरल प्रणाली का जो वर्गीकरण है वो किस पर आधारित है? प्रणाली का वर्गीकरण किस पर आधारित है? अरे किस पर आधारित है? आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ होगा वर्गीकरण प्रणाली है वो मॉर्फोलॉजी के साथ में अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, फाइटोकेमिस्ट्री और एम्ब्रियोलॉजी के आधार पर आधारित होती है। तो इसके अंदर चौथा ऑप्शन फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी, यह कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है वैसे। फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी, फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी इसके अंदर सही आंसर होगा। इसके अंदर फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी, या फिर इसके अंदर देखो बोर्ड क्या मांगता है, किस तरीके से उसने पूछा है। इसका मोर करेक्ट आंसर अभी तक फाइलोजेनी और मॉर्फोलॉजी ही मान रहे हैं। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक वर्गीकरण प्रणाली का जो वर्गीकरण है उसका जो मोर करेक्ट आंसर है वो फाइलोजेनी एंड मॉर्फोलॉजी माना जा रहा है। उसके बाद में 34 की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है मेंडल के नियम तभी लागू होंगे जब, मेंडल के नियम कब लागू होते हैं? मेंडल के नियम क्या? मेंडल के नियम तभी लागू होंगे, कब लागू होंगे? तभी लागू होंगे जब, इसके 4 ऑप्शन है, फिर पढ़ेंगे देखिए क्या होता है। पहला ऑप्शन दे रहा है वर्ण जुड़े हुए हो, ना बेटा ना। माता पिता शुद्ध प्रजनन हो, बिल्कुल सही बात है। आपने युग्मकों की शुद्धता का नियम आपने पढ़ा होगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम आपने पढ़ा होगा। उसके अंदर हम बताते हैं कि जो माता पिता, पिता और माता है, माता पिता शुद्ध प्रजनन है। इसका सेकंड ऑप्शन माता पिता शुद्ध प्रजनन है, ये इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, माता पिता शुद्ध प्रजनन है। जब माता पिता शुद्ध प्रजनन करते हैं तभी मेंडल का नियम लागू होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35 की अगर मैं बात करता हूं, क्वेश्चन नंबर 35 में इंग्लिश में ध्यान देना बेटा, हिंदी में गड़बड़ है। हिंदी में तो अल्सर लिखा हुआ है, अरे निमेटोड। मैंने कहा था आपसे, लास्ट टाइम गए थे तब भी मैंने कहा था कि बेटा निमेटोड्स पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा वहां से। तो निमेटोड में जो अल्सर बनाता है, अल्सर नहीं, निमेटोड में इंग्लिश में देखो, निमेटोड में जो सिस्ट बनाता है, क्या बनाता है? सिस्ट बनाता है। और सिस्ट बनाने वाला कौन सा होता है? पहला ऑप्शन है मिलोडिगाइन, मिलियोडिगाइन, ना 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 बेटा। दूसरा ऑप्शन है हेट्रोडेरा, और वही इसका सही ऑप्शन होता है। कौन सा? हेटेरोडेरा, हेटेरोडेरा ही इसका राइट ऑप्शन होगा। इसका सिस्ट के बारे में पूछ रहा है बेटा, निमेटोड में जो सिस्ट बनाता है वो कौन सा होता है? हेटेरोडेरा होता है। दोस्तों आपने पहले भी ये सवाल आया हुआ है कई बार एग्जाम में, जेट की एग्जाम में आपके सवाल आया हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36, इसके अंदर हिंदी में ध्यान देना बेटा, सुसंस्कृत, सुसंस्कृत बहुत ही अच्छे लेवल की हिंदी बता रहा है ये। सुसंस्कृत का मतलब है, सुसंस्कृत का मतलब होता है कल्टीवेटेड, कल्टीवेटेड कपास,
कल्टीवेटेड कपास की कितनी स्पीसीज है, कि स्पीसीज कितनी है बेटा, कल्टीवेटेड कपास की 4 स्पीसीज होती है। कितनी स्पीसीज होती है, 4 स्पीसीज होती है। पहला ऑप्शन क्या है इसके अंदर, पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन 4। इसमें पहला 2 है, दूसरा ऑप्शन है 4 है, तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है 1। इसका सेकंड ऑप्शन 4 स्पीसीज सही ऑप्शन होगा। सुसंस्कृत या कल्टीवेटेड कपास के स्पीसीज, अरे क्या करके आए हो बताओ तो, कल्टीवेटेड स्पीसीज है उसका 4 आएगा, इसका मतलब 4, सेकंड ऑप्शन का चौथा ऑप्शन, मतलब कल्टीवेटेड कपास की 4 स्पीसीज होती है और 4 आपके सी वाली जो पेपर सीरीज है उसके अंदर दूसरे ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो सी सीरीज का दूसरा ऑप्शन जिसके अंदर 4 है, 4 स्पीसीज है, वो सही आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए दोस्तों, बहुत बेहतरीन सवाल। अंतर्प्रद्रवी जालिका के साथ निरंतर है, ईआर के साथ, किसके साथ, ईआर के साथ निरंतर है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में निरंतर है। पहला ऑप्शन गोल्जी बॉडी, दूसरा ऑप्शन केंद्रक भित्ति, तीसरा ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा ऑप्शन कोशिका भित्ति। मेरे ख्याल से बहुत से बच्चे दूसरा ऑप्शन केंद्रक भित्ति करके आए होंगे। अरे क्यों ना, आपने पढ़ा था, हमने तो पढ़ा था सर, केंद्र की जो झिल्ली होती है ना उसके बाहर क्या लगे होते हैं, उसके बाहर ही तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगे होते हैं। अरे बेटा ध्यान दे इस सवाल पर, ध्यान दे इस पर, केंद्रक भित्ति है ये, केंद्रक झिल्ली नहीं है, वो केंद्रक झिल्ली होती है, ये केंद्रक भित्ति। इंग्लिश में भी सही दिया हुआ है सेल न्यूक्लियर वॉल, और न्यूक्लियर वॉल के साथ में तो नहीं रहती है, किसके साथ में रहती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में रहती है। आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में कौन लगी रहती है, ईआर। तो अब ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, इसके साथ निरंतर है। निरंतर का मतलब कि जहां पर ईआर होगी वहां पर कौन सा इन 4 ऑप्शन में उसके साथ में काम करने वाला होगा, ये काम करने की दृष्टि से पूछ रहा है। तो ईआर के बाद में बेटा ईआर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कौन ग्रहण करता है, अरे गोल्जी बॉडी नहीं करती है, कि माइटोकॉन्ड्रिया तो होगा नहीं। जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आती है, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, उस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन आते हैं, उस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ईआर आता है, उस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्जी बॉडी आती है, उसके अंदर लाइसोसोम आता है, क्या आता है, लाइसोसोम, उसी के अंदर वैक्यूल आती है, और ये चारों मिलकर के एक साथ काम करते हैं। तो ईआर और गोल्जी बॉडी आपस में मिलकर काम करेंगे, एक साथ काम करेंगे, साथ साथ चलेंगे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, इसका सही ऑप्शन बेटा, इसका सही ऑप्शन होगा पहला ऑप्शन है जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। क्या है, गोल्जी बॉडी, राइट ऑप्शन होगा गोल्जी बॉडी। अरे बेटा सही करके आए हो कि गलत करके आए हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 38 देखो, हमारी किस्मत देखो, देखो तो ये आपके टॉपिक में लगता भी नहीं है, ये सवाल आपके टॉपिक में ये गैसों का परिवहन दिया भी नहीं है सिलेबस में। सिलेबस में क्या दिया है आपके, सिर्फ गैसों का एक्सचेंज, गैसों का विनिमय, लेकिन हमने आपको गैसों का परिवहन के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, उन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंटों में से सवाल आपके सामने है दोस्तों। जो बच्चे पढ़ के गए हैं मेरे से, उन बच्चों को तो आनंद आ गया होगा ये सवाल देख करके। अरे बेटा बताओ, देखिए कमेंट करके बताओ आनंद आया कि नहीं आया। अरे बेटा बोलो ना, अरे बोलो यस और नो, अरे बोलो ना। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अब देखते हैं पढ़ क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है लगभग 70% CO2 रक्त में से किस रूप में ले जाया जाता है। रक्त के परिवहन की बात कर रहा है, और हमने बताया था CO2 का परिवहन, ये बोल रहा है 70% CO2, 70% CO2 रक्त, 70% CO2 रक्त में किस रूप में ले जाया जाता है, किस रूप में ले जाया जाता है। अरे बेटा बताओ ये सुनो, इसका क्या करके आए हो, पहले तो मेरे को बताओ। इसके अंदर पहला ऑप्शन दिया है गुलित CO2, गुलित CO2 लगभग 70% CO2 रक्त में किस रूप में ले जाई जाती है, गुलित CO2 के रूप में, यानी प्लाज्मा में गुलित अवस्था में। दूसरा ऑप्शन है बाइकार्बोनेट के रूप में, बाइकार्बोनेट
कार्बोनेट के रूप में। तीसरा ऑप्शन है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के रूप में, कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। और चौथा ऑप्शन है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 ऑप्शन है। अब इसका सही ऑप्शन आपको पता है बाइकार्बोनेट। मैंने आपको समझाया था कि गैसों का परिवहन के अंदर O2 का परिवहन भी बताया था, CO2 का परिवहन भी बताया था, और CO2 के परिवहन में जो बाइकार्बोनेट के साथ में मैंने कहा था कि 70% CO2 बाइकार्बोनेट के साथ में जाती है, और गुलित CO2 के साथ, गुलित CO2 की अवस्था में मतलब प्लाज्मा में गुलित अवस्था में कितनी CO2 जाती है, तो हमने कहा था 20 से 22% किस में जाती है, प्लाज्मा में गुलित अवस्था में CO2 जाती है, 70% बाइकार्बोनेट के रूप में जाती है। इसका सही ऑप्शन क्या होगा, बाइकार्बोनेट के रूप में 70% CO2 जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, क्वेश्चन नंबर 39 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, कपास इसका एक उदाहरण है। अरे कपास, कपास किसका उदाहरण है, कपास किसका उदाहरण है बेटा, कपास सतही फाइबर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, इकोनॉमिक बायोलॉजी का क्वेश्चन है ये। इसका सही आंसर होगा पहला ऑप्शन इसके अंदर दिया गया पत्ता फाइबर, लीव फाइबर। सेकंड ऑप्शन इसके अंदर सरफेस फाइबर, थर्ड ऑप्शन बास्ट फाइबर, फोर्थ ऑप्शन नन है। इसका सही ऑप्शन होगा सेकंड ऑप्शन सतही फाइबर। क्या, सतही फाइबर, सतही फाइबर या सरफेस फाइबर, सेकंड ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा इसका। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, पहला संवहनी पौधा क्या है, पहला संवहनी पौधा। अरे संवहनी पौधे किसको कहा गया है बेटा, संवहनी पौधा किसको कहा गया है, संवहनी पौधे उनको कहा गए हैं। पहला संवहनी पौधा है, संवहनी पौधे वो होते हैं बेटा जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पाया जाता था। तो सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम पाए जाने वाला पौधा है वो टेरिडोफाइट्स है। तीसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है थैलोफाइटा, पहला ऑप्शन है थैलोफाइटा। दूसरा ऑप्शन है इसका ब्रायोफाइटा, दूसरा ऑप्शन क्या है ब्रायो, दूसरा ऑप्शन क्या है ब्रायोफाइटा। तीसरा ऑप्शन है टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और दोस्तों यही इसका सही ऑप्शन है। अरे सबसे पहले थैलोफाइटा आए थे, थैलोफाइटा में कोई संवहनी वस्कुलर कैम्बियम वस्कुलर थोड़ी था, वस्कुलर टिश्यू थोड़ी था, जिसके अंदर वस्कुलर टिश्यू संवहनी उत्तक पाए जाते हैं उनको संवहनी पौधे बोला जाता है। संवहनी उत्तक का मतलब जिसके अंदर जाइलम फ्लोएम पाए जाते हैं उसको बोला जाता है। तो थैलोफाइटा के अंदर नहीं था, उसके बाद में ब्रायोफाइटा में भी नहीं था, टेरिडोफाइटा में था। चौथा ऑप्शन स्पर्मेटोफाइटा है, उसके अंदर भी नहीं था। स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा इसके अंदर भी ये नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा टेरिडोफाइटा। तो इस तरीके से आपका ये पेपर था, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से हमने आपको इसका सॉल्यूशन करवा दिया है। अब भी आपको अगर एक भी क्वेश्चन में कोई डाउट आ रहा हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उन पे कॉल कर लीजिए, उन पे मैसेज कर लीजिए। कोई भी चीज़ आपको डाउट कर रही है या आपको हमारे किसी भी तरीके की कोई भी रिक्वायरमेंट चाहिए, कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो आप मुझे आप कमेंट सेक्शन करके बताइए। नीचे जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे मेरे को आप सब, उस नंबर पे नहीं बता रहे हो, उस नंबर पर आप मेरे को सब क्या बताओगे, अपने नंबर बताना। बायोलॉजी में कितने नंबर सही करके आए हो, फटाफट से जोड़ के, फटाफट से अपने नंबर जोड़ के मेरे को बताओ बायोलॉजी में कितने नंबर सही करके आए हो। 40 में से 40 करके आने चाहिए। अगर 40 नहीं हो रहे 35 प्लस भी सही है तो आपका सिलेक्शन आराम से है। अगर इस बायोलॉजी के पेपर की अगर मैं बात करता हूं तो इस पेपर में जिस बच्चे के 30 प्लस क्वेश्चन सही है, 30 से ऊपर सही सवाल है, वो बच्चा सिलेक्शन की कैटेगरी में है, बशर्ते उसने केमिस्ट्री और एग्रीकल्चर में भी अच्छा प्रदर्शन किया हो। ठीक है दोस्तों, तो बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, लेकिन बायोलॉजी का पेपर बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको सॉल्यूशन करवाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इसके बाद में कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। अब हम आपके साथ में इंतजार करते हैं आपसे कि आपके
सबके सवाल सही हो, आपको सबका सिलेक्शन हो, और जिस भी बच्चे का सिलेक्शन हो और हमारा कुछ कंट्रीब्यूशन रहा हो तो आप हमारे को जरूर पार्टी देने के लिए आओगे, वादा करना है आपको। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आगे के लेक्चर्स में। ओके, बाय बाय।